साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और यह जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसमें से टेस्ट नंबर 3 को, जो कि मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड प्रश्न इसमें रखे गए हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपने मैक्सिको की क्रांति में ऐतिहासिक योगदान दिया। आपने वॉनगार्ड मॉसेज जो है पत्रों का संपादन किया और रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन जैसी पुस्तकें लिखी। यह बातें किसके संदर्भ में कही गई हैं? तो यह बातें जो है एम.एन. राय जी के बारे में कही गई, जिनका पूरा नाम रहा है मानवेंद्र नाथ राय। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इन्होंने मैक्सिको और भारत दोनों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1940 में इन्होंने भारत में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। कब की? 1940 में। इन्होंने मार्क्सवादी राजनीतिक विषयक 60 पुस्तकें लिखी, जिनमें रीजन, रेडिकल ह्यूमनिज्म तथा रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन आदि शामिल हैं। आगे चलते हैं। अनटू दिस लास्ट पुस्तक ने गांधी जी के जीवन को बदल डाला। एक पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन कब किया गया? तो 1862 में किया गया था। देखिए, अनटू दिस लास्ट अंग्रेज लेखक जॉन रस्किन की एक पुस्तक रही है। यह एक अर्धनीति संबंधी लेख श्रृंखला के रूप में दिसंबर 1860 को एक मासिक पत्रिका के रूप में पत्रिका में 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। फिर रस्किन बॉन्ड ने इन लेखों को सन 1862 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस पुस्तक के विचार व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। सर्वोदय की अवधारणा और गांधी जी के अधिकांश सामाजिक और आर्थिक विचार इस पुस्तक से प्रभावित रहे हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 में की गई थी? तो इसकी स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। सी ऑप्शन आप देखिए, ये सही है। अब इसके बारे में कुछ अन्य चीजों की बात करें तो देखिए, दिसंबर 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक माना जाता है, जबकि आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। और अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। हंटर आयोग की स्थापना की गई किस लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी स्थापना की गई थी, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ये जो हंटर कमेटी है, इसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए नहीं, इसमें मूल अधिकार नहीं दिए गए, तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के मताधिकार का विस्तार किया गया, बिल्कुल सही है। महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन दिया गया, सही है। संघ की अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई, ये भी सही है। देखिए, इस अधिनियम में मताधिकार का विस्तार किया गया तथा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। और इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, जिसके तहत महिलाओं, मजदूरों और अल्पसंख्यकों को पृथक, यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो इस अधिनियम में था, इसमें जो विस्तार होता है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का, इसमें महिलाओं, दलित जातियों और मजदूरों को शामिल किया गया। अल्पसंख्यकों और को जो है पहले ही शामिल कर लिया गया था। और डी ऑप्शन, संघ की अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई, ये सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया? तो ये जो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था, जबकि विलियम जोन्स के द्वारा कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों को उनके सही कालानुक्रम में लिखिए। देखिए, आपका जो नील विद्रोह होता है, नील विद्रोह 1859-60 में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। वहीं दक्कन विद्रोह जो है आपका, ये कब होता है? 1874-75 में होता है। ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के थे। जबकि खासी विद्रोह जो है, ये आपका 1827 या 29 से 33 कह सकते हैं, 29 से 33 में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे। और मुंडा विद्रोह जो होता है, ये आपका 1899 से लेकर 1900 के मध्य होता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। इस प्रकार से आप देखें तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसमें खासी विद्रोह आएगा,
फिर इसके बाद नील विद्रोह, फिर आपका दक्कन विद्रोह आएगा और सबसे लास्ट में जो है आपका मुंडा विद्रोह आ जाएगा। इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरुद्ध था। इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण किया गया। अगला कथन जो है इसमें, गैर आदिवासी सीताराम राजू द्वारा इसे नेतृत्व प्रदान किया गया। यह गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। ये सभी विशेषताएं जो हैं वो रंपा विद्रोह की हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रंपा विद्रोह ये कहाँ पे होता है? तो यह विद्रोह आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी के उत्तर क्षेत्र रंपा में होता है। यह विद्रोह आदिवासियों द्वारा वहां के साहूकारों और उनकी शोषित नीतियों के विरुद्ध था। रंपा क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण विद्रोह 1922 से 24 के बीच में गैर आदिवासी अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, किंतु वे आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं मदन मोहन मालवीय द्वारा लखनऊ में किया गया। बिल्कुल सही है। इस सभा द्वारा किसानों की बेदखली, भूमि न जोतने एवं बेगार न करने की अपील की गई। सही है। इस किसान सभा में किसानों को ऊंची जातियों के किसानों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, ये कथन गलत है। ठीक है, बिल्कुल प्राप्त होता है। तो यहां पर पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा वाला गलत है। यहां ध्यान दीजिएगा कि इस आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो प्रतापगढ़ का रूर गांव था, जहां किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने, बेगार न करने की अपील की गई थी। और इस आंदोलन की यह विशिष्टता थी कि इसमें ऊंची व नीची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की। आगे चलते हैं, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया किसको? महाराष्ट्र का यह जाति विरोधी पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु यह आंदोलन था। ठीक है, तो देखिए, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जिन्हें हम लोग ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं, ने निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह प्रथम भारतीय संगठन था जिसने अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए। यह जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किन केंद्रों का दमन ब्रिटिश दमनकर्ता कैम्पबेल द्वारा किया गया? फैजाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इन सभी चारों केंद्रों पर। तो अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 1857 को जो विद्रोह रहता है, इस विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब एवं तत्या टोपे ने किया और कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल गया। अंत में कैम्पबेल ने कानपुर में पुनः अधिकार कर लिया। इसी प्रकार से फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला एवं बरेली में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। कैम्पबेल ने फैजाबाद और बरेली में हो रहे विद्रोह को दबा दिया और खान बहादुर को फांसी दे दी, जो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारे गए। अंत में कैम्पबेल ने मार्च 1858 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। अतः कैम्पबेल ने 1857 के विद्रोह के दौरान चारों केंद्र लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद एवं बरेली में हो रहे विद्रोहों का दमन किया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1856 में अवध के कुशासन के आधार पर विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किसको अवध का रेजिडेंट बनाया गया? तो हेनरी लॉरेंस को। किसको बनाया गया? हेनरी लॉरेंस को बनाया गया। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति व्यपगत का सिद्धांत अवध पर लागू न होने से 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया। इसके लिए अवध के रेजिडेंट स्लीमैन से रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाद में आउट्रम को वहां का रेजिडेंट बनाकर के भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। अवध के विलय के पश्चात हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। आगे चलते हैं, पीत आयोग का संबंध किससे है? तो पीत आयोग का संबंध भारतीय फौज के नौगठन से है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौगठन के लिए पीत आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। आगे चलते हैं, दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को औपचारिक रूप से कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया? तो इसे जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया। देखिए, धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। उन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1896 में होती है, जिसकी अध्यक्षता
M.A. सयानी द्वारा की गई थी, में औपचारिक रूप से नारौजी के धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। आगे चलते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 कथन है। पहला, इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, ये भी सही है। 1820 में सर्वप्रथम इसे कानूनी रूप दिया गया, नहीं 1820 में नहीं बल्कि 1822 में दिया गया था। ठीक है, तो सी वाला कथन सही नहीं है। और डी, यह ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई, सही है। आगे चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था की आलोचना की गई? तो जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था की आलोचना की गई थी। देखिए, फ्लाउड कमीशन एक भू राजस्व कमीशन था जिसकी स्थापना 1938 में बंगाल सरकार द्वारा की गई थी। इस कमीशन को स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के प्रभावों का आकलन करने को कहा गया। 1940 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि इस व्यवस्था में अर्थात जमींदारी व्यवस्था में अनेक खामियां हैं और अब यह व्यवस्था अपनी उपयोगिता एवं महत्व खो चुकी है। 1944 में 1944 में गठित एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी द्वारा इस रिपोर्ट की अनुशंसाओं का समर्थन किया गया। आगे चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो इसका संबंध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से है। किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स से है। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय में वर्मा का भारत में विलय कर लिया गया? तो यह जो विलय होता है किसके समय में होता है? लॉर्ड डफरिन के समय में। देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर एवं असम में उनके प्रवेश को लेकर के 1824 में युद्ध होता है। अंततः 1826 में यानडूब की संधि होती है। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने इमारती लकड़ियों एवं वर्मा के जंगलों पर आधिपत्य की इच्छा से युद्ध किया और लोअर वर्मा, जिसे पेंगू के नाम से जानते हैं, के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में आंग्ल वर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा जाता है। तत्पश्चात वर्मा का भारत में विलय कर लिया गया। आगे चलते हैं, पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज जनरल ने पराजित किया था? तो सर आयरकूट के द्वारा पराजित किया गया। देखिए, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर अली से मुकाबले के लिए आयरकूट को दक्षिण भेजा, जिसने अपनी सफल कूटनीति से महादजी सिंधिया और निजाम को अंग्रेज विरोधी गुट से अलग करने में सफलता प्राप्त की। 1781 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुए पोर्टनोवा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया, जिसमें हैदर अली पराजित हुए। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर के अगले शासक बने। आगे चलते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में। 1608, कब? 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की शाही आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। आगे चलते हैं, अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। मद्रास का संस्थापक कौन था? मद्रास का संस्थापक जो रहा है यह था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे 3 से मिला दीजिए। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चरनाक 4 से मिला दीजिए। बंबई का संस्थापक कौन रहा है? बंबई का जो रहे हैं गेराल्ड अंगियार, अर्थात इसको 2 से मिला दीजिए। और वहीं प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री का संस्थापक कौन रहा है जो कि सूरत में स्थापित थी? फ्रैंकोइस कैरो 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 3421 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, डचों ने भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना कहां पे की? मसूलीपट्टनम में। कहां पे की थी? मसूलीपट्टनम में की थी। देखिए, डच प्रारंभ में इंडोनेशिया तक केंद्रित थे तथा मसालों के व्यापार में संलग्न थे। 1905 में डचों ने पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, जहां से वे अपने सिक्के भी ढालते थे, परंतु आगे चल करके नागपट्टनम में को इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थीं क्योंकि वे इंडोनेशिया से भी जुड़े हुए थे। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? ये मुर्शीद कुली खां को, मुर्शीद कुली खां को जाता है। देखिए, 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चल करके मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डाली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे? तो महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। जबकि
जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। महादेव गोविंद रनाडे ने 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की तथा 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? तो नवाब वजीर के नाम से सफदर जंग को जाना जाता है, सफदर जंग या अबुल मंसूर खां को। देखिए, शहादत खां की मृत्यु के पश्चात, जो कि अवध का संस्थापक था, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सफदर जंग अवध का नवाब बनता है। सफदर जंग ने 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया और इसी कारण सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसे इलाहाबाद का प्रांत भी दे दिया गया। जबकि अवध के संस्थापक सादत खां को जो उपाधि दी गई थी, क्या दी गई थी? बुरहान उल मुल्क की। आगे चलते हैं। वह 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बना। वह प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता था। उसने हैदराबाद के निजाम को हराया, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश किया और राजपूत, रुहेलों तथा जाट सरदारों को अपने अधीन कर उत्तर भारत पर अपने अधिकार को पुनः स्थापित किया। ये सभी विशेषताएं किसके संबंध में सत्य हैं? तो ये सभी विशेषताएं माधवराव के संबंध में सत्य हैं। 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के पश्चात माधवराव नारायण प्रथम पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। 1772 में क्षय रोग से माधवराव का निधन हो जाता है। आगे चलते हैं। गदर पार्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए। 1913 में इस पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई। सही बात है। लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष एवं सोहनलाल भाकना इसके महासचिव बने। नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है। लाला हरदयाल इसके महासचिव जबकि सोहनलाल भाकना इसके अध्यक्ष बने, तो ये गलत है। इसके द्वारा गदर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था जो धर्मनिरपेक्ष थी और केवल उर्दू में प्रकाशित की जाती थी। ये गलत है। ये धर्मनिरपेक्ष थी और पहली इसका जो प्रति थी वो उर्दू में थी, उसके बाद इसको अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाता था। तो तीसरा गलत है। चौथा, इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। सही है। तो पहला और चौथा ही यहां पर सही है, दूसरा तीसरा गलत है। आगे चलते हैं। जस्टिस आंदोलन, न्याय आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत जो है CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज, इन सभी के द्वारा, अर्थात उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। जस्टिस आंदोलन की शुरुआत CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज ने मद्रास में की। इस आंदोलन का उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रवेश बढ़ाना था। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में षड्यंत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये रजनी पाम दत्त, RP दत्त के द्वारा दिया गया था। ठीक है। षड्यंत्र सिद्धांत, रजनी पाम दत्त के पिता भारतीय जबकि माता स्वीडिश थी। इसके अतिरिक्त जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था और तड़ित चालक सिद्धांत जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। द कल्ट ऑफ बॉम्ब आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए, 23 दिसंबर 1929 को क्रांतिकारियों के द्वारा वायसराय की स्पेशल ट्रेन को उड़ाने का असफल प्रयास किया गया। इसकी निंदा करते हुए गांधी जी द्वारा यंग इंडिया में एक लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब लिखा गया। इसके जवाब में भगवती चरण बोहरा द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा गया जिसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र बना। भगत सिंह ने इसे जेल में अंतिम रूप दिया और 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया। स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1905 में बंगाल विभाजन को रोकने के लिए। अश्विनी कुमार दत्त एक स्कूली शिक्षक थे। इन्होंने वारिसाल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको अलग किया गया। आगे चलते हैं। शिक्षा संबंधित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है आपका 1917 में होता है। देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपने हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की सिफारिशें कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थी। इसकी सिफारिश में कहा गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करना होगा। आगे चलते हैं। एचिसन कमेटी का संबंध किससे रहा है? तो इसका संबंध जो है लोक सेवा से था। किससे? लोक सेवा से।
1886 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा लोक सेवाओं पर एक्शन कमेटी का गठन किया गया, जिसने कई सारी सिफारिशें की, जिसमें से कुछ थी, इन सेवाओं में अनुबद्ध एवं अनुबद्ध शब्दों को समाप्त किया जाए। दूसरा, सिविल सेवाओं को 3 भागों में बांटा जाए, सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा और अधीनस्थ सिविल सेवा। सेवाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। देखिए, कंद विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह नहीं थे, ये गलत है। तब कौन थे? देखिए, कंद विद्रोह का नेतृत्व 1837 में उड़ीसा में चक्र विश्नोई द्वारा किया गया, जबकि तीरथ सिंह द्वारा असम में खासी विद्रोह जो कि 1833 में होता है, इसका नेतृत्व किया गया था। जबकि अन्य को देखें, पालीगढ़ का विद्रोह बीपी काट्टावामान ने, भील विद्रोह शिवाराम ने, संथाल विद्रोह सीधू कानू ने। आगे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। तो यहां पे देखें 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। इसके द्वारा बंगाली भाषा में एक पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन के द्वारा बेद समाज तथा गोपाल हरि देशमुख के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। यहाँ 2 सूचियां दी गई, पत्र पत्रिका एवं पुस्तक की और संपादक की। इसको हमें सुमेलित करना। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर 3 से मिला दीजिए, सोजे वतन प्रेमचंद 1 से मिला दीजिए, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र 4 से मिला दीजिए, वंदे मातरम अरविंद घोष 2 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 3142 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? तो बीबियन डेरोजियो को कहा जाता है, बीबियन डेरोजियो को। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन जो कि 1826 में चलाया जाता है, इसके प्रवर्तक हेनरी लुइस बीबियन डेरोजियो थे, जिनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आगे चलते हैं। राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म सुधार आंदोलन से है? तो पारसी धर्म सुधार आंदोलन से है। 19वीं सदी के आरंभ में मुंबई से पारसी धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाशनान सभा गठित की गई थी तथा इस सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य एक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार शुरू की गई। वहीं सिख धर्म में सुधारित बाबा दयाल दास द्वारा निरंकारी आंदोलन तथा बाबा राम सिंह द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया। वहीं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया आंदोलन प्रमुख रहे हैं, अलीगढ़ एवं अहमदिया। आगे चलते हैं। देवबंद आंदोलन संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य मुसलमानों में कुरान तथा हदीस की शिक्षा, शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना था, सही है। इस आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया, ये भी सही है। इसने सर सैयद अहमद खां के इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का समर्थन किया, नहीं, उसका विरोध किया था और उसके खिलाफ फतवा जारी किया था। तो ये आपका सी वाला सही नहीं है। वहीं डी, यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था, सही है। देखिए, 1866 में मोहम्मद कासिम नतवी तथा रशीद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद, उत्तर प्रदेश सहारनपुर में स्थित है, में देवबंद आंदोलन की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। निम्नलिखित में से किसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में की गई थी। तो देखिए, 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया। इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दिल्ली कानून कहा गया। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया तथा अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा गठित की। आगे चलते हैं। खिलाफत कमेटी के किस सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? इलाहाबाद सम्मेलन में। कब? इलाहाबाद सम्मेलन जो कि 1919 में होता है, नहीं 1920 में होता है। देखिए, 1919 में अली बंधुओं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां तथा हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। जब जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया तथा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन या ने किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया? तो किसमें किया? बनारस अधिवेशन में, जो कि 1905 में होता है। देखिए, 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कांग्रेस ने 1905 में या 1905 के कांग्रेस
बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। आगे चलते हैं, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने वापस की थी। जनवरी 1915 में गांधी जी ने भारत आगमन के साथ ही भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने तथा अंग्रेजों का समर्थन करने का आह्वान किया। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। किंतु रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। असहयोग आंदोलन संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन, जो कि मार्च 1921 में होता है, में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ करके लंगोट धारण किया और जीवन भर नग्न फकीर की तरह रहे। आगे चलते हैं, 1919 के अधिवेशन की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो कौन सी कमेटी गठित की गई थी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए? मुंडी मैन कमेटी। देखिए 1924 में मुंडी मैन कमेटी या रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में स्थापित संविधान पर द्वैध शासन के मुद्दे की जांच हेतु किया गया था। इसके अतिरिक्त जो मैकलागन समिति है, ये आपकी 1915 की है, सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए। वहीं निकोलसन जो कमेटी है, ये 1892 की है, यह सहकारी संस्थाओं को से संबंधित है। वहीं हॉलैंड समिति जो है, हॉलैंड समिति, ये 1916 की है, 1916 की, ये उद्योगों से संबंधित सुझाव देती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन किया गया? तो इसका गठन जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। 1918 में कुछ उदारवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक होकर के इंडियन लिबरल एसोसिएशन का गठन किया। इस संघ ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करने की तरफ समिति है, दूसरी तरफ उससे संबंधित उद्देश्य दिए गए हैं। तो देखिए, सप्रू समिति जो कि आपका 1934 से 1935 के मध्य रहता है, इस समिति ने मध्य वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन की सिफारिश दी, अर्थात 4 से मिला दीजिए इसको। नियमन समिति 1936 की है, 1936 की। इसमें क्या था? इस समिति ने केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव दिए, अर्थात ये आपका 2 से संबंधित हो जाएगा। वहीं फॉसेट समिति जो है, ये किससे संबंधित है? इस समिति ने चुंगी तथा वेतन संबंधी सुझाव संबंधित मतलब परामर्श दिए, 1 हो गया इसका। व्हिटले आयोग, ये जो है, ये 1929 का रहता है। इस आयोग ने तत्कालीन औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रम से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें जाहिर की। तो इस प्रकार से आपका देखेंगे तो 4213 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई? तो ये बंबई के विशेष अधिवेशन में, दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। देखिए 1923 में CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की थी, तथा इसमें कांग्रेस द्वारा स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई। परिणाम स्वरूप कांग्रेस परिवर्तनवादी तथा अपरिवर्तनवादी 2 गुटों में विभाजित होने से बच गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामयिक माना था? तो तेज बहादुर सप्रू ने। किसने? तेज बहादुर सप्रू, जो कि एक अति उदारवादी नेता थे। वहीं अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कहा कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। वहीं मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट इस आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहां जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिमला सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध जो है बेबल योजना से है। बेबल योजना 1935 की है। तो देखिए 1935 से 1945 में बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के रूप में सजाइए। देखिए शिमला सम्मेलन या बेबल योजना से संबंधित है, तो ये आपका कब का है? 1945 का। क्रिप्स मिशन 1942 का है। शाही नौसेना विद्रोह जो होता है ये फरवरी 1946 में होता है। CR फार्मूला या रायजी फार्मूला ये 1944 का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 4, 1 व 3।
3, ए ऑप्शन। कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत किया, सही है। इसने ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात कही, ये भी सही है। इसने संविधान सभा के गठन के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया, यह कथन आपका गलत है। डी, केंद्रीय विषयों को छोड़कर से सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता की बात कही गई, ये भी सही है। तो देखिए जो सी है ये क्यों नहीं सही है। देखिए 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता इटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक बात करने के लिए एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस भारत आते हैं। इस मिशन ने संविधान सभा के गठन के संबंध में वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया था। आगे चलते हैं। शाही नौसेना विद्रोह का निम्नलिखित में से किसके हस्तक्षेप द्वारा आत्मसमर्पण कराया गया। तो ये जो विद्रोह आपका होता फरवरी 1946 में, ये आपका बंबई में नौसैनिक जहाज तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल की थी, जिसका समर्थन जो है बंबई और कराची के नाविकों के द्वारा दिया गया। इसमें जो हस्तक्षेप किया गया वो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन किसका रहा है। तो वल्लभ भाई पटेल का रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है यह कथन। मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा की गई परेशानियों से थक करके वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा एक से अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। तो सर विलियम बेडबर्न के द्वारा की गई। देखिए 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज ह्यूले द्वारा अध्यक्षता की गई, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर सर विलियम बेडबर्न द्वारा एक से अधिक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई, पहली बार 1889 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की, दूसरी बार 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में की। 1894 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब द्वारा की गई तथा 1904 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी। इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की विलियम बेडबर्न के द्वारा। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में विलियम बेडबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जबकि A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। भारतीय सुधार समिति, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। वहीं शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई तथा 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। देखिए निम्नलिखित में से किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। किसने की थी। पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में। इसकी स्थापना, इस पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई थी। यह मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये आपकी पूना सार्वजनिक सभा। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना 1851 में राधाकांत देव द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये तो ऊपर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा तथा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गजलू लच्छी नरेश सुचेट्टी द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की गई। अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष के द्वारा नहीं की गई है, जबकि लाला लाजपत राय के द्वारा जो है 1920 में
1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन 4 भाषाओं में किया जाता था? तो किसका किया जाता था? बंगदूत का। बंगदूत 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने बंगाल हेराल्ड के साथ देशी भाषा में आरंभ किया था। यह पत्रिका एक साथ 4 भाषाओं बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी व फारसी में प्रकाशित होती थी। 136 नंबर क्वेश्चन, खरदा का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? तो खरदा का युद्ध जो है मराठा संघ तथा हैदराबाद के निजाम के मध्य में होता है। कब होता है? 1795। ध्यान रखिए, खरदा का युद्ध मराठा संघ तथा हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ, जिसमें निजाम बुरी तरह पराजित होता है। गवर्नर जनरल जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसके बावजूद कि निजाम उसके संरक्षण में था। खरदा वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसके समय में भारत में महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया? किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया था। सर एडवर्ड की नियुक्ति 1860 में हुई। जो लेखा परीक्षा था लेखा, दोनों कार्य करते थे। लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग की स्थापना 1862 में जो है होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारत के महालेखा परीक्षक को भारत से प्राप्त होने वाले राजस्व तथा खर्च के लेखा परीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा। आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत में यही पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में सृजित हुआ, कैग के रूप में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन का आयोजन जो है इलाहाबाद में नहीं किया गया? इलाहाबाद में देखिए 3 आयोजन होते हैं, कांग्रेस के 3 अधिवेशन इलाहाबाद में होते हैं। इसमें से आपका कांग्रेस का जो 1899 का अधिवेशन है ये इलाहाबाद में नहीं होता है। तो 1899 वाला जो आयोजन है ये लखनऊ में होता है और इसकी अध्यक्षता आरसी दत्त ने की थी। इसके अलावा 1888 का कांग्रेस अधिवेशन, 92 का और 1910 का ये जो है ये इलाहाबाद में किए गए थे। तो ये कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन इलाहाबाद में तथा 3 ही अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस के कितने अधिवेशन का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था? कुल 9 अधिवेशन का, जिसमें से सर्वाधिक आयोजन 3 आयोजन लखनऊ में, 3 आयोजन जो होते हैं इलाहाबाद में, 6 ये हो गए। इसके अतिरिक्त एक कानपुर में, एक मेरठ में, एक बनारस में होता है। तो बनारस में 1905 में, कानपुर में 1925 में, मेरठ में 1946 में। इस प्रकार से कुल 9 हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान भारत में पहली बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है? तो स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में प्रारंभ होता है यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सत्यभक्त नायक के द्वारा। सत्यभक्त नायक के द्वारा सितंबर 1924 में कानपुर में सत्यभक्त नामक पत्रकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और कानपुर में इसका मुख्यालय बनाया। इसका प्रथम सम्मेलन कानपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की। वहीं श्रृंगारवेलु चेट्टियार जो है ये द्वारा दिसंबर 1925 में बंबई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सर्वप्रथम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही उठाई गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ये की गई थी असहयोग आंदोलन के समय में 1920। देखिए 1920 के असहयोग आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी हुआ। इस दौरान विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं की सार्वजनिक होली जलाई गई और इसी आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास के द्वारा की गई। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके प्रयत्नों से किया गया? तो मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये सभी के सभी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और इसका गठन कब होता है? 1918 में। और बाद में बाबा रामचंद्र ने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 144 पे। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रांतीय विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कहलाते हैं? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। 1937 में संपन्न हुए प्रांतीय विधानमंडल चुनाव में संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने कुल 228 विधानसभाओं में से 134 सीटें प्राप्त कर कांग्रेस द्वारा प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी और गोविंद बल्लभ पंत जो है ये संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। आगे चलते हैं, 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय किससे बनाया गया?
उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय किससे बनाया गया? देखिए, ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद को बनाया गया था 1858 में। 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है, को बनाया गया था। 1868 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1935 में प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी बनाया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़े? अशफाक उल्लाह खां। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां थे। अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली मालगाड़ी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इस अपराध के दोषियों को लंबी सजाएं, आजीवन कारावास तथा फांसी की सजा सुनाई। इनमें से अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, जो प्रथम भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जिन्हें फांसी की सजा हुई। आगे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में बनाया गया। ठीक है, देखिए 1924 में सचिन सन्याल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें उत्तर प्रदेश से राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि युवा क्रांतिकारियों ने पार्टिसिपेट किया। इसका मुख्यालय आगरा में बनाया गया और चंद्रशेखर आजाद इसके प्रमुख सेनापति बने। 1928 में दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में हुए सम्मेलन में इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 पर दो सूचियां दी गई, इन्हें सम्मिलित करना है। एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता। इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति का कौन था? ये थे लियाकत अली, 3 से मिलाइए। बरेली में खान अब्दुल खां, 1 से मिला दीजिए। मथुरा में कदम सिंह 4 से मिला दीजिए। और फतेहाबाद में अजी मुल्ला 2 से मिला दीजिए। तो 3 ये हो जाएगा 3142 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका से किया? तो यह किया था सर सैयद अहमद खान ने। देखिए 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहते हैं, की स्थापना की था। साथ में ही अपने विचारों को उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में प्रकाशित कराया। काकोरी ट्रेन एक्शन केस के अभियुक्तों की पैरवी निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रभान गुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रभान गुप्त के द्वारा। 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में 17 लोगों की लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास एवं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लहड़ी को फांसी की सजा दी गई तथा चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। इस काकोरी ट्रेन एक्शन के केस की पैरवी चंद्रभान गुप्ता नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाओं द्वारा की थी। स्वतंत्रता पश्चात चंद्रभान गुप्त जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।